Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic, that is cytoskeleton structure. It is a network of interconnected filaments and tubules. ये एक नेटवर्क है एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का और ट्यूब्यूल्स का. यहाँ पे हम डायग्राम में इसको देखते हैं. ये आपको देखिए ऐसे जैसे कि आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड हैं एंड दे आर मेकिंग अ नेटवर्क. एक कंप्लीट नेटवर्क बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स. इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक पूरा एक जाल बना रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दागों की तरह के स्ट्रक्चर्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में इस तरह कनेक्टेड है जैसे कोई जाल बनी हुई है पूरी सेल में. इन्हें साइटोस्केलेटन कहा जाता है, मतलब सेल का स्केलेटन, सेल का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो कि सेल को शेप भी दे रहा है और सेल को सपोर्ट भी कर रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज. ठीक है. सो साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स. वो ट्यूब्स, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और पूरे एक जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस तक का जितना भी साइटोप्लाज्म का एरिया है वहाँ पे सारी जगहों पे एक एनिमल सेल में साइटोस्केलेटन मौजूद होता है. कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे कम्प्लीटली साइटोस्केलेटन को बना रहे हैं, ये बेसिकली 3 तरह के हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स, ऑल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये जो हमारे पास साइटोस्केलेटन के जो थ्रेड लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन हैं. इनमें कुछ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने हैं और कुछ इनमें एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने और कुछ केराटिन प्रोटीन से मिलके बने हैं. तो आप देख सकते हैं कि इनका फंक्शन क्या है. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनका, और ये ट्यूब लाइक पाइप लाइक की तरह का स्ट्रक्चर है. ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाइप की तरह दिखता है. पाइप जिस तरह अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, होलो होता है, इसी तरह ये जो ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल्सो लाइक द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एक पाइप लाइक की तरह अंदर से खोखले हैं, खाली हैं और होलो स्ट्रक्चर होता है इनका. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हेल्पफुल इन सेल डिवीजन. जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, फॉर दैट इट इज़ हेल्पफुल. कंपोनेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. ये सीलिया और फ्लैजिला, ये सीलिया और फ्लैजिला क्या चीज़ है? सीलिया और फ्लैजिला ये हमारे पास ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि पैरामीशियम में सीलिया मौजूद होता है और बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला है. ये आप बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी सेल को, स्पेशली यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सीलिया पैरामीशियम में मौजूद है और फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल में, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उनको मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ये जैसे अपने सीलिया और फ्लैजिला को बीट करते हैं इन वाटर, तो ये सीलिया और फ्लैजिला उन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. Then comes microfilaments or actin filaments, shape and structure of the cell. जी, माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स ये सेल की को एक प्रॉपर एक शेप देती है एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल and give a specific shape to the cell and it's helpful in maintaining the structure of the cell. सेल को एक प्रॉपर शेप देना, एक ख़ास शक्ल देना और उसके इंटरनल पार्ट्स को एक फ़िक्स जगह पे रखने के लिए ये माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये जो है हम आप यहाँ पे देखते हैं these microfilaments, these are the microfilaments. ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा. also known as actin filament because they are made up of actin protein. ये दो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में ट्विस्टेड हैं, जो एक दूसरे के ऊपर
लिपटे हुए हैं, ये ऐसे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं और ट्विस्टेड हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, इसीलिए इनको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। दे आर ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि अंदर से खोखले हैं। और ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। द थर्ड वन, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये भी शेप और स्ट्रेंथ में हेल्पफुल है। अब ये प्लांट सेल के पास, हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स के पास एक सेल वॉल है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव आप बोल सकते हैं एक वॉल है जो इनको प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डैमेज। और एक सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक रिजिड मीन्स एक सख्त स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो एक स्पेसिफिक शेप में है, इसीलिए इंटरनली सेल का भी एक स्पेसिफिक शेप बन जाता है सेल वॉल की वजह से। जबकि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे डू नॉट हैव अ रिजिड सेल वॉल, एक सख्त और एक सॉलिड सेल वॉल नहीं है उनके पास जो उनको किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से बचा सके सेल को, या फिर सेल को एक प्रॉपर शेप दे सके। उसकी जगह सेल के पास साइटोस्केलेटन होता है, सेल के अंदर एक स्केलेटन होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स से मिलके जो है एक स्केलेटन पूरी बॉडी के अंदर और मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर बोन्स से बना हुआ एक कंप्लीट सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन, जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रही है। बॉडी के इंटरनल सेंसिटिव और इंटरनल जो नाजुक पार्ट्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं, जिनको हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उनको किसी भी डैमेज से बचाता है। इसी तरह सेल के अंदर भी मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके इर्द गिर्द ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट एक जाल बनाई हुई है जैसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है, ये उन इंटरनल पार्ट्स को किसी भी किस्म के डैमेज से बचाता है, सेल को एक स्ट्रेंथ देता है ताकि वो एक प्रॉपर शेप में रहे और किसी किस्म का प्रेशर जो है उस पर, अगर सेल पे किसी किस्म का प्रेशर पड़ता है तो उसको बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके। ये सारे रोल्स एक साइटोस्केलेटन प्ले करता है इन एनिमल सेल्स। These microfilaments and microtubules in lower living organisms, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, in lower living organisms such as ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, उनमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जो उनको लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सीलिया एंड फ्लैजिला। ये हमारे पास डायग्राम है ऑफ साइटोस्केलेटन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। नाउ विल बी डिस्कसिंग सेल ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। जो प्लांट्स और एनिमल सेल की इंटरनल पार्ट्स हैं, हिस्से हैं जो मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की उनकी शेप है, और ये जो है 4 मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स में से मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। ये 4 मेजर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं एक लिविंग सेल को बनाती हैं, इनसे मिलके बने हैं एंड दे आर प्लेइंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। सेल ऑर्गेनल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इनकी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ेस हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ़ किस्म के दिखते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के रोल प्ले करते हैं इन द सेल। इनका एक अहम किरदार भी है सेल में, जिनके बग़ैर एक सेल फंक्शनल नहीं हो सकता, जिनके बग़ैर पूरा एक सेल सारे लिविंग करैक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर सकता। जैसे में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइजेस, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनके भी इर्द गिर्द एक कवर है, एक लेयर है, एक शीट है, एक वॉल है, आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक रूम के 4
रो तरफ वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं। इसी तरह इन सेल ऑर्गेनल्स को भी, सेल के इंटरनल पार्ट्स को भी, सेल के अंदर की जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको भी इर्द गिर्द, उनकी भी इर्द गिर्द एक बाउंड्री है, एक लेयर है, जिन्हें कहा जाता है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन एक वॉल है, आप बोल सकते हो कि उनके इर्द गिर्द एक लेयर है, कवर है। और जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप में भी मुख्तलिफ़ हैं और साइज़ भी मुख्तलिफ़ हैं, उनकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और उनकी मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। मतलब वो अपने साइज़ में भी वेरी करते हैं और अपने शेप्स में भी वेरी करते हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद हैं, एनिमल सेल में मौजूद नहीं हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद है, जिन्हें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं, सेल के हिस्से हैं जो कि एनिमल्स में मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास एनिमल्स में वी डिस्कस अबाउट द नो सेल ऑर्गेनल, वन ऑफ द नो सेल ऑर्गेनल साइटोस्केलेटन दैट वाज जस्ट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और उसके अलावा जैसे कि सेल वॉल है, नोन सेल ऑर्गेनल दैट वाज जस्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो इस तरह के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनके बेसिस पर भी एनिमल सेल प्लांट सेल से अलग है। देन कम्स आर वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसके बगैर सेल का सर्वाइवल या फिर सेल का मुख्तलिफ फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस पार्ट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स नोन एज न्यूक्लियस। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है सबसे एक मेन किरदार, एक आम किरदार जो है, एक मेन किरदार, एक ख़ास किरदार अदा करता है किसी बॉडी को रन करने के लिए। इसी तरह न्यूक्लियस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। और इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। उसके अलावा न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल विद इन द यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है सबसे जो प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, सबसे एक ख़ास किस्म का सेल ऑर्गेनल है जो सबसे वाज़े नज़र आता है सेल के अंदर, वो सेल ऑर्गेनल है सारे यूकैरियोटिक सेल में। एज वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम सो मैनी डेज अबाउट as we discussed before as well about the eukaryotic cell, that eukaryotic cells are the cells which have a prominent nucleus, जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, जिनके पास सही मायनों में एक न्यूक्लियस मौजूद है, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है, बल्कि उनके डीएनए के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है और एक यूकैरियोटिक कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक से लार्ज साइज़ का सेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन एनिमल सेल इट लाइज इन द सेंटर। जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल्स में सेंटर में मौजूद है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। एक एनिमल सेल में यहाँ पे बिल्कुल बीच में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, सेल के बिल्कुल बीच में सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। जबकि आप अगर प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है जो बिल्कुल साइड पर है बिकॉज ऑफ दिस लार्ज साइज वैक्यूल। ये जो लार्ज साइज़ का इनका जो वाटर वैक्यूल है, जो पानी का वैक्यूल है, पानी को स्टोर करने वाला आप बोल सकते हो एक कंटेनर है, एक बॉक्स है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे है, जबकि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेल के सेंटर में, सेल के बीच में मौजूद। इन प्लांट सेल इट लाइज ऑन वन साइड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में जो इनका प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड पर है और वो उसकी वजह ये है कि उनके पास एक लार्ज साइज़ का वाटर वैक्यूल है, जिसमें एक कंटेनर है जिसमें वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकें, ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये आउटर मोस्ट जो वॉल नज़र आ रही है बाहर की तरफ, ये जो सारा आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, दिस आउटर लेयर
दिस आउटर वॉल, दिस आउटर मेम्ब्रेन, किसी भी नाम से हम इसको कोई भी नाम इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अ मेम्ब्रेन, एनवेलप, अ कवर, अ वॉल, अ बाउंड्री, ठीक है। तो जो ये लेयर है दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, अ सेमी फ्लूइड कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। जो ये देखिए, ये जो सारा एरिया है न्यूक्लियस के अंदर, एक इसके ये जो स्पेस है सारा अंदर अंदर का, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो सारा ये स्पेस है, दिस स्पेस इज बेसिकली यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड, अगेन अ जेली लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट, जो कि सेमी फ्लूइड है, थोड़ा गाढ़ा आप बोल सकते हो, लिक्विड है। वो जो है कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये वाला एरिया सारा जो जेली लाइक है, एक सेमी फ्लूइड है, एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो आप बोल सकते हो कि हाफ फ्लूइड है, कम्प्लीटली फ्लूइड नहीं है, कम्प्लीटली लिक्विड नहीं है, जो कि एक गाढ़ा आप बोल सकते हो, एक गाढ़ा लिक्विड है, जो जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस मौजूद है और ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे जेनेटिक मटीरियल क्रोमोसोम्स भी कहा जा सकता है। और उसके अलावा न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये दो क्या चीज़ हैं। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, दिस इज़ न्यूक्लियर एनवेलप, द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, उसके अंदर जो बीच में येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, इट इज़ न्यूक्लियोलस। और ये जो इंटरनल जो सारा स्पेस है, अंदर का जो जितना भी रीजन है, स्पेस है, जगह है एनवेलप के अंदर, वो वहाँ पे सेमी फ्लूइड लिक्विड मौजूद है, एक गाढ़ा लिक्विड मौजूद है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, इंटरनल स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस। एंड देर आर क्रोमोसोम्स एज वेल इन द न्यूक्लियस। सो ये पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस राइबोसोम एंड राइबोसोमल आरएनए। ये यहाँ पे जो हमने ब्लू कलर में आपको न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में येलो कलर में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ये एक राउंड किस्म का, एक स्फीयर किस्म का पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पे इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम। ये खुद प्रोटीन और राइबोसोम से मिलके बना हुआ है। राइबोसोम प्रोटीन सॉरी ये जो येलो कलर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो खुद मिलके बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हमारा वन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल है, और न्यूक्लिक एसिड भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो इन दो चीज़ों से मिलके ये न्यूक्लियोलस मिलके बना हुआ है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम्स हैं, एक और सेल ऑर्गेनल है, सेल का पार्ट है, उसके लिए आरएनए जो है ये न्यूक्लियोलस बनाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स का आरएनए बनता है। Chromosomes are thread-like structures. अब chromatin, fine threads. There are 46 chromosomes, 23 pairs in the cells of human beings. We'll discuss this thing in detail. कि सेल के अंदर एक तो हमारे पास न्यूक्लियोलस था, सेल का न्यूक्लियस जो सेल का एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो कि सेल का एक प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल है, सेल का हिस्सा है, सेल के अंदर मौजूद है। ये प्लांट सेल में साइड पे मौजूद है, बिकॉज प्लांट के पास एक लार्ज साइज़ का वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल, एक कंटेनर, एक बॉक्स आप बोल सकते हो, जिसके अंदर प्लांट अपना पानी स्टोर कर सकता है। उस वजह से, उस बड़े वैक्यूल के वजह से उनका न्यूक्लियस साइड पर है। जबकि एनिमल सेल्स में वो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद है। न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस मिल के बना हुआ है तीन चीज़ों से। एक उसकी बाहर जो है मेन जो चीज़ है, दैट इज़ बाउंड्री, द न्यूक्लियर एनवेलप, ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस है, लाइक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
पोरस है, उनमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराख हैं तो उनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, जिसके वजह से मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर हो सके, कुछ मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल जो है न्यूक्लियस से बाहर जा सके साइटोप्लाज्म में। तो ये छोटे छोटे सुराख जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या न्यूक्लियर एनवेलम में मौजूद है, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सुराख। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में एक रीजन है, एक राउंड शेप का स्फेरिकल शेप का एक पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये इस डायग्राम में आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द इनसाइड द न्यूक्लियस एक और राउंड शेप का पार्ट है, राउंड शेप में मौजूद एक हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस खुद किन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोलस इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन से मिलके ये न्यूक्लियोलस बना हुआ है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग। जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम एक और सेल ऑर्गेनल है जो सेल के लिए प्रोटीन बनाती है, राइबोसोम। ये राइबोसोम के लिए राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है और फिर ये सेल से बाहर जाता है और राइबोसोम का हिस्सा बन जाता है। विल डिस्कस राइबोसोम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। फिर उसके बाद उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए मौजूद है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो इस तरह डायरेक्टली जो है बहुत एक जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जिसे क्रोमोसोम वर्ड जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है, सो विल डिस्कस कि ये डीएनए क्रोमोसोम में और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है इन आवर नेक्स्ट। Here you can see that कि बहुत सारे लोगों को आपने टर्म यूज़ करते हुए सुना होगा फॉर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम एज वेल अ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम में और फिर क्रोमेटिन में और डीएनए में क्या फ़र्क है हम इसे डिस्कस करेंगे। डीएनए क्या है? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड है, इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसको ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक बहुत लंबा मांझे की तरह, धागे की तरह बहुत ही लंबा सा पतला सा एक स्ट्रक्चर है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्ट्रैंड्स से मिलके बना हुआ है, और ये जो लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इसको इसी तरह अगर हम लोग सेल के अंदर अगर ये अपने आप को एडजस्ट करता तो शायद एक दूसरे में धागे की तरह उलझ जाता, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा लंबा है कि वो ऐसे ही एक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एक बहुत ही छोटे साइज़ में है न्यूक्लियस, उसके अंदर अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता था। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एडजस्ट होने के लिए ये जो डीएनए है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह का, एक लंबे मांझे की तरह का लंबा सा स्ट्रक्चर है, ये इस तरह डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, ताकि ये आपस में उलझे ना, ताकि ये एक प्रॉपर ली अरेंज्ड हो, एक प्रॉपरली इसको मैनेज रखा जा सके। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इसे अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर एक तरीके से रखा है। डीएनए को हमारा जेनेटिक मटेरियल इसे क्यों कहा जाता है कि ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों में किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स पास हो फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से, माँ बाप से कैसी कौन से करैक्टरिस्टिक बच्चे में आएंगे, ये सारी चीज़ें डीएनए डिसाइड करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी नोज़ जो है वो, हमारा जो फेशियल अपीयरेंस है, हमारा हम कैसे दिखते हैं, माँ बाप से हमारी मदर से हमारी कौन सी चीज़ मिलती है, हमारे फादर से हमारी कौन से जो है ना फीचर्स मिलते हैं, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारे फीचर्स कैसे होंगे, हमारे आइज़ नोज़ की शेप कैसी होगी, ठीक है। वी रिजेंबल आवर मदर एज वेल एज वी रिजेंबल आवर फादर। हम दोनों से मिलते जुलते हैं बिकॉज ऑफ दिस डीएनए, क्योंकि ये डीएनए है जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र हुआ है, हमारे माँ बाप से हमें ट्रांसफ़र होता है, और ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है ये डिसाइड करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारे
आँखों के फीचर्स कैसे होंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, और सारा जितना भी एक बेबी डेवलप होता है फ्रॉम सिंगल सेल टू कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है, वो सारा एक डीएनए डिसाइड करता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक मांझे की तरह का एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक मांझे की तरह जो स्ट्रक्चर है, अगर ये ऐसे ही मौजूद होता न्यूक्लियस के अंदर तो शायद ये आपस में उलझ जाता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए है, जिस तरह मांझे को एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए, ताकि वो आपस में उलझे ना, मांझे को सही से रखने के लिए हमें उसको किसी चीज़ के ऊपर लपेटते हैं। इसी तरह डीएनए जो है लिपटा हुआ है स्टोन प्रोटीन बॉल्स पर। प्रोटीन से बनी हुई मैक्रोमोलिक्यूल्स जो प्रोटीन्स हैं उनसे बने हुए बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट दे आर कॉल्ड हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के बॉल्स, वो बॉल लाइक राउंड शेप के स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टोन प्रोटीन्स, और उनके जो है इर्द गिर्द स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए अपने आप को लपेटता है, ताकि वो सेल के अंदर एक प्रॉपर शेप में रह सके या प्रॉपरली मैनेज हो सके, एक दूसरे में आपस में उलझे ना। तो ये स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को डीएनए लपेटता है। और जब सेल डिवीज़न नहीं हो रही होती, सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो जो स्टोन प्रोटीन के बॉल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टोन प्रोटीन्स के बॉल्स हैं जिनके ऊपर डीएनए ने अपने आप को लपेटा हुआ है, दे आर एट द डिस्टेंस, ठीक है, वो एक दूसरे से फासले पर है, वो एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। जैसे ही सेल डिवीज़न का टाइम आता है, जैसे ही सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है, वो वक्त आता है जब एक मैच्योर सेल, एक बड़ा सेल अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड करने लगता है। उस टाइम ये जो स्टोन प्रोटीन के बॉल्स हैं जिन पे अपने आप को डीएनए ने लपेटा होता है, कॉइल किया होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह दिखते हैं यहाँ पे जैसे हमें दिख रहे हैं। डीएनए अपने आप को और टाइटली कॉइल्ड कर देता है और ज़्यादा जो है अपने आप को लपेटता है स्टोन प्रोटीन के ऊपर, और सारे स्टोन प्रोटीन्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो जब एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो वो एक क्रोमोसोम की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ समवन आस्क्ड यू दैट व्हाट इज़ क्रोमोसोम एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, सो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जब वो डीएनए अपने आप को स्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटता है और वो स्टोन प्रोटीन्स जब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और डीएनए उन पर टाइटली कॉइल्ड होता है, डीएनए अपने आप को और ज़्यादा सख्त करके अपने आप को लपेटता है उन स्टोन प्रोटीन बॉल्स के ऊपर, सो दे टेक अ शेप ऑफ अ chromosome. Why it was named chromosome? The word chromo means color and zome means body. ये कलर बॉडीज़ थे जो अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल थे ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के टाइम जब सेल्स को ऑब्ज़र्व किया गया, देखा गया माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो कुछ कलर बॉडीज़ नज़र आए न्यूक्लियस के अंदर जिन्हें नाम दिया गया क्रोमोसोम। द वर्ड क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड द जोम मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी, ठीक है। कलर्ड वो जो है एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्ज़र्व करने से पहले उसको कलर किया जाता है, सेल को स्टेन किया जाता है और फिर वो जो है ताकि हमें सेल प्रोमिनेंटली क्लियरली नज़र आए अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब वो कलर किया गया, स्टेन किया गया सेल को, तो उसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम थे वो प्रोमिनेंटली वाज़े नज़र आ रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो क्रोमोसोम और ये जब ये स्टोन प्रोटीन्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो ये नज़र नहीं आते, ठीक है। और जब ये स्टोन प्रोटीन के बॉल्स जिनके ऊपर डीएनए ने अपने आप को लपेटा हुआ है, जब ये करीब करीब आ जाते हैं तभी सिर्फ ये माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं। अगर दूर दूर हो तो वो इतने छोटे छोटे हैं कि ये हमें नज़र नहीं आएंगे। और जब ये नहीं नज़र आते और जब ये दूर दूर होते हैं एक सो इन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन आर इनविजिबल एंड क्रोमोसोम्स आर विजिबल, एंड ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम
की फॉर्म में चेंज होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ये सारे स्टोन प्रोटीन्स जिन पे डीएनए ने अपने आप को लपेटा हुआ है वो करीब करीब आते हैं एंड देन दे टेक द शेप ऑफ अ chromosomes. So chromosomes are basically what? They are the DNA that are coiled around the histone protein balls, and all of the histone protein balls, when they come close to each other, they take the shape of a chromosome. So that was all in this lecture. I hope it was clear to all of you. Thank you so much.